हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी प्यारे चैनल गूगल नर्स के ऊपर। तो हम मिशन परिचारिका 2.0 बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अपन ने 7 वीडियो के अंदर क्लोज कर दिया है। यानी फंडामेंटल नर्सिंग के जो PYQs है, क्विक रिवीजन पॉइंट है, उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है 7 वीडियोज़ के अंदर। जिन सातों वीडियोज़ की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। और अब स्टार्ट होने वाले वीडियो रहेंगे 8वें वीडियो से आपके मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग यानी ओबीजी के क्विक रिवीजन पॉइंट और PYQs जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ मिशन परिचारिका बुक 2.0 का। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस बुक सॉल्यूशन के इन वीडियोज़ के अंदर मेरे को, तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। कमेंट में बहुत सारों के इश्यूज आ रहे थे कि लॉन्ग बनाई, तो वीडियो को लॉन्ग करने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो 18-20 मिनट के थे, इससे थोड़ा बड़ा करने का प्रयास मैं करूँगा। आप फिर से सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके हमेशा साथ हूँ और आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग यानी OBG नर्सिंग के क्विक रिवीजन पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 1971। अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट से स्टार्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले 1971 वाला जो MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971। ये ध्यान रखें, सबसे पहले कब आया था, तो यही आया था 1971 में। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा प्रेगनेंसी का अगर टर्मिनेशन करवाया जाता है तो 12 वीक तक वो कर सकता है। एक डॉक्टर है और प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है तो 12 वीक तक वो कर सकता है। देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय टू डॉक्टर, दो डॉक्टर है और प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर रहे हैं तो 20 वीक तक के फिटस को वो बाहर निकाल सकते हैं, उनको अधिकार होता है। अब ध्यान रखना, 12 का मतलब तो हो गया एक डॉक्टर, यानी एक लग रहा है, दो के आगे तो याद रखेंगे जो 12 वीक तक एक डॉक्टर कर सकता है, और 20 के आगे दो लग रहा है जीरो से पहले, तो यहाँ दो डॉक्टर कितने को कर सकते हैं, 20 वीक तक कर सकते हैं। ऐसे याद रखेंगे, 12 का मतलब एक डॉक्टर है और 20 का मतलब दो डॉक्टर। आगे वाली संख्या याद रखें, एक और दो, यानी कि 1971 के अकॉर्डिंग तो क्या होने वाला है, 12 वीक तक जो है फिटस को कौन टर्मिनेट करेगा, एक डॉक्टर रहेगा। और 20 वीक तक कौन करेगा, तो दो डॉक्टर रहेंगे। जीरो के आगे दो है, उधर दो के आगे एक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 2020 का जो नया अमेंडमेंट आया था इसके अंदर 2020 वाले में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर 20 वीक, अब क्या हो गया, 1 पे 2 हो गया। यानी कि एक डॉक्टर पहले जहाँ पे था वहाँ पे क्या हो गया है, 20 वीक हो गया है। यानी कि ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर, मतलब बढ़ा दिया गया है। और दो डॉक्टर के लिए क्या आ गया, चॉइस हो गया है। अब याद रखिएगा, 2 + 2 यानी 4 हो गए इधर। तो क्या हो गया है कि 2020 में क्या हुआ, 2 + 2 4 हो गया। मतलब चॉइस वीक पर क्या होगा, दो डॉक्टर रहेंगे और 20 वीक पर क्या रहेगा, एक डॉक्टर रहेगा। पहले 1971 में क्या था, एक डॉक्टर था तो 12 वीक पे था, दो डॉक्टर थे तो 20 वीक पे। और 2020 में क्या हुआ, 20 वीक पे दो डॉक्टर हो गए, एक डॉक्टर हो गया, और 24 वीक पर दो डॉक्टर हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा के सेपरेशन के कौन कौन से साइन होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड, बाहर की साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जो होती है वो इसमें रोल प्ले करती है प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर, कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कैसी है। देन द यूट्रस बिकम फ्रीम एंड ग्लोबुलार, अगर यूट्रस फ्रीम एंड ग्लोबुलार है तो भी प्लेसेंटल सेपरेशन हो सकता है। नेक्स्ट, द यूट्रस राइजेज इन द एब्डोमेन, आपका यूट्रस जो है एब्डोमेन के अंदर राइज हो जाता है तो भी ये हो सकता है प्लेसेंटल सेपरेशन। ए गश ऑफ ब्लड, या थोड़ा ब्लड का धब्बा या दाग जो निकल जाता है तो भी अपन मान सकते हैं कि प्लेसेंटल सेपरेशन हो चुका है। यानी गश का मतलब एक धब्बा मान सकते हैं आप, ब्लड का धब्बा या चकता जो होता है ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा, इससे हम साइन पता लग सकते हैं कि प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अपन कौन सी बुक देख रहे हैं, मिशन परिचारिका 2.0 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने एक पोल भी डाला था पोस्ट के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी के लिए आई थी, मिशन परिचारिका का सॉल्यूशन। तो मैंने करवाया है और 7 वीडियो में आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं फिर से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन
इवनिंग टाइम में आपको 5 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक वीडियो चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर दे, ताकि और भी हमारे नर्सिंग साथी है जो मिशन परिचारिका बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो वो इसी वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट है, शुरू से मिशन वाइज के में PYQs करा रहा हूँ, उसके बाद में जो थ्योरी आएगी उसको करवाया जाएगा। ठीक है। फॉलोइंग प्लेसेंटल सेपरेशन देखिएगा, फॉलोइंग प्लेसेंटल सेपरेशन असेस द यूट्रस फॉर। नीचे दिए गए जो है सेपरेशन के जो यूट्रस को असेस करने के जो प्लेसेंटल सेपरेशन के जो नीचे दिए गए हैं पॉइंट, इनको देखते हैं। तो इसमें एक्सक्लूड एंड अनडायग्नोस्ड ट्विन, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमाइन द बेस लाइन फंडल हाइट और डिटेक्ट द साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन टू डिटेक्ट एन एटोनिक यूट्रस। ठीक है। इसमें बताया कि फॉलोइंग प्लेसेंटल सेपरेशन असेस, ठीक है। प्लेसेंटा को असेस करने के फॉलोइंग जो है ये पॉइंट दिए गए हैं और यूट्रस के लिए हैं ये। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिटरमाइन करना है बेस लाइन को फंडल हाइट की, और एक्सक्लूडेड एंड अनडायग्नोस्ड ट्विन देखने हैं, डिटेक्ट द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन उसके साइन देखने हैं, और डिटेक्ट एन एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस है या नहीं है अभी डिटेक्ट आपको करना है। थर्ड स्टेज, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फीटस टू विच प्लेसेंटल एंड मेम्ब्रेन एक्सप्लोजन अकर। थर्ड स्टेज की अगर बात करते हैं, लेबर की थर्ड स्टेज कौन सी होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि जन्म से लेकर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का एक्सपल्सन होता है, वो बाहर निकलती हैं, जहां तक क्या बोला जाता है, थर्ड स्टेज बोला जाता है। कब स्टार्ट होगी थर्ड स्टेज, बर्थ से लेकर प्लेसेंटल और मेम्ब्रेन एक्सपल्सन तक जो है आपकी थर्ड स्टेज रहेगी। नेक्स्ट, कार्डिनल मोमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, कार्डिनल मोमेंट अकर्स बिफोर एक्सपल्सन, किसी भी चीज को बाहर निकलने से पहले या एक्सपल्जन से पहले जो कार्डिनल मोमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रोटेशन, ऑप्शन में आपको मिलेगा मोमेंट अकर बिफोर एक्सपल्जन, या मोमेंट बिफोर एक्सपल्जन, या कार्डिनल मोमेंट बिफोर एक्सपल्जन, या कार्डिनल मोमेंट अकर्स बिफोर एक्सपल्जन। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन कहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप नोट सेट मेन के लिए इस वीडियो को देखें, सारे एग्जाम जो अपकमिंग में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगले नोट सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तब तक तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको चैनल के ऊपर मिलेगा। प्ले लिस्ट भी डाल रखी है इसमें, मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन, उसी प्ले लिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है। इससे पहले जो फंडामेंटल की वीडियो है, सारे वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर और भी फिर डाउट है तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इनके अंदर कोई चेंजेस करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा और आप भी सपोर्ट करें। दिल से धन्यवाद है आपको कि इतना प्यार दे रहे हैं आप इन वीडियोज़ के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सर्विक्स बिकम थिन एंड इनडिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूट्रस। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके द्वारा सर्विक्स जो होता है थिन हो जाता है और डिस्टिंक्ट हो जाता है, कहां से, फ्रॉम बॉडी ऑफ द यूट्रस इफेसमेंट, फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूट्रस इफेसमेंट, याद रखिएगा, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूट्रस, कि यहां से जब थिन हो जाता है, इनडिस्टिंक्ट हो जाता है आपका सर्विक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एफेसमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज क्या होती है, बिगिनिंग फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्जन ऑफ फीटस। सेकंड स्टेज कहाँ से होती है, तो बिगिनिंग ऑफ द फुल डायलेशन, यानी कहाँ से स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होती है और बच्चे के बाहर निकलने तक या फिटस के बाहर निकलने तक क्या होता है, सेकंड स्टेज बोला जाता है। फिर फिटस के बाहर निकलने के बाद से लेकर जब प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन बाहर निकलती है वहां तक थर्ड स्टेज होती है। ये आपकी सेकंड स्टेज यानी दूसरी स्टेज है। इसमें क्या होगा, स्टार्टेड फ्रॉम फुल डायलेशन सर्विक्स टू एक्सपल्जन ऑफ फिटस, डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होगी और फिटस के एक्सप्लोजन तक क्या रहेगी, सेकंड स्टेज रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो सपोर्ट करें, नहीं लगते हैं तो लाइक ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अच्छा लगेगा तभी इंसान लाइक करने का प्रयास करेगा, बाकी अच्छा नहीं लगेगा तो कोई लाइक नहीं करता वैसे। ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ फीटल डेवलपमेंट मेजोरिटी ऑफ टेस्टिकल्स डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बाय,
ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन का मतलब इंट्रा का मतलब अंदर, और यूटेराइन का मतलब यूट्रस। जब यूट्रस के अंदर फीटल जो हो रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो उसमें जो उसके टेस्टिकल होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं, वो स्क्रोटम के अंदर कौन से वीक के अंदर आते हैं? तो 28 वीक के अंदर आते हैं। ठीक है, 28 वीक के अंदर टेस्टिकल जो होते हैं स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। जब फीटल आपका इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर यानी पेट में है, गर्भ के अंदर है, उस टाइम फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम उसके टेस्टिस जो होते हैं स्क्रोटम के अंदर 28वें वीक के अंदर आ जाते हैं। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है 28वें वीक में। नेक्स्ट, इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर द रेट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन मल्टीग्रेविडा इज एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। कोई मल्टीग्रेविडा फीमेल है, ठीक है, मल्टीग्रेविडा आप सब समझते हैं। कोई मल्टीग्रेविडा फीमेल है और वो एक्टिव स्टेज में है, लेबर की एक्टिव फेज के अंदर है, और उसके अंदर पूछा जा रहा है आपको कि सर्विक्स का जो डायलेशन रेट है वो किस रेट से डायलेट हो रहा है सर्विक्स। तो मल्टीग्रेविडा की बात है, तो किस रेट से डायलेट होता है? तो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी प्रत्येक 1 घंटे के अंदर 0.5 सेंटीमीटर जो है आपका सर्विक्स डायलेट होता है मल्टीग्रेविडा फीमेल के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मल्टीग्रेविडा ड्यूरिंग लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज 0.35 सेंटीमीटर पर आवर। अब लेटेंट फेज की बात करें तो उसमें मल्टीग्रेविडा में क्या होगा? 0.35 सेंटीमीटर पर हार से डायलेशन होगा सर्विक्स का, इनटू एक्टिव फेज 0.5 सेंटीमीटर पर हार, और आपकी एक्टिव फेज में 0.5 सेंटीमीटर पर हार होगा। याद रखिएगा एक बार फिर से कि लेटेंट फेज में तो 0.35 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर डायलेट होगा, और आपकी एक्टिव फेज में 0.5 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर डायलेट होगा। याद रखिएगा। आगे, प्राइमी ग्रेविडा सर्वाइकल डायलेशन इन द एक्टिव फेज इज 1 सेंटीमीटर पर हार। प्रीमी ग्रेविडा के अंदर क्या होगा? सर्वाइकल डायलेशन जो होगा एक्टिव फेज के अंदर 1 सेंटीमीटर पर हार के हिसाब से होगा, यानी 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में डायलेट होगा सर्विक्स प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप याद रखिए, बार बार देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, शॉर्ट नोट बना लें, कोई इशू नहीं है। आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लास्ट टाइम में आप इन क्विक रिवीजन पॉइंट को पढ़ के जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी किताब को पढ़ लिया है, पूरी किताब का जो है रिवीजन कर लिया है, या पूरी बुक जो है मेरे को मुँह पे याद है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की होती है, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एग्जाम के अंदर छोटी चीज़ें करती। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट अकर जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द लेबर। सेम चीज़ है, इफेसमेंट की बात हो रही है। कौन सी टर्म है इसमें, ऐसा पूछा गया है, कौन सी टर्म है जो यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विस, यानी सर्विस जो होगा थिन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, देन सर्विस इज अकर जस्ट बिफोर द लेबर, लेबर से पहले आपका सर्विस जो है थिनिंग हो जाएगा, यानी थिन हो जाएगा और शॉर्टनिंग हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेसमेंट बोलते हैं। सीधी सी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं, इफेसमेंट क्या होता है। तो जो आपका सर्विक्स होता है उसका थिन और शॉर्ट होना क्या कहलाता है? इफेसमेंट कहलाता है। कब होगा? तो जस्ट बिफोर द लेबर। ठीक है, नेक्स्ट, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। अच्छा क्वेश्चन है, ऋषिकेश एम्स 2020, एम्स पीजीआई जिपमर ईएसआईसी सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिना दर्द की जो खून जो है निकल जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, रक्तस्राव हो जाता है, बिना दर्द के कोई रक्तस्राव हो जाता है 28 वीक के बाद प्रेगनेंसी के, उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसका मोस्ट कॉमन जो है सिम्टम हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विथ प्लेसेंटा प्रीविया। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम। पेनलेस ब्लीडिंग या दर्द रहित रक्तस्राव जो हो जाता है 28 वीक के बाद प्रेगनेंसी के, उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट, पेनलेस ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्रुप्टियो प्लेसेंटा। अब याद आया? ध्यान से सुनिएगा, पेनलेस मतलब कोई दर्द नहीं है, यानी प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पी प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया पे ध्यान दीजिएगा। पी का मतलब हो गया पेन, और है नहीं इसके अंदर, यानी पेनलेस, और ब्लीडिंग तो इसमें होगी, यानी पेनलेस ब्लीडिंग का मतलब हो गया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। और पेन फुल एक्टिव ब्लीडिंग अगर होती है तो एब्रुप्टियो प्लेसेंटा। ए बी को मतलब इसके अंदर ब्लीडिंग भी होगी और पेन भी जो है
प्रेजेंट होगा एब्रूप्टियो, उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। याद रखिएगा इसको। एब्रूप्टियो का मतलब इसमें पेन हो रहा है यानी दर्द हो रहा है, और प्लेसेंटा प्रीविया में दर्द नहीं हो रहा है यानी पेनलेस ब्लीडिंग है। इसके अंदर दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी, और उसमें दर्द होगा लेकिन ब्लीडिंग भी होगी। ध्यान रखिएगा, वो एब्रूप्टियो प्लेसेंटा होगा। व्हेन द अपर सेगमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट द लोअर सेगमेंट रिलैक्स इज नॉन एज। इसमें ऐसा पूछा गया है कि जो अपर सेगमेंट होता है सर्विक्स का वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, और लोअर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। यानी ऊपर तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का अपर जो सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके अंदर खिंचाव होगा, और जो लोअर सेगमेंट उसके अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन याद रखिएगा। तो ऊपर वाले में क्या होगा, सी पहले आता है और आर बाद में आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा पहले तो अपर सेगमेंट में होगा ऊपर की ओर, और रिलैक्सेशन होगा नीचे की ओर लोअर सेगमेंट में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 स्टार इसको भी लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट, which hormone is responsible for performing the placental function first 8 to 10 weeks of the pregnancy। 8 से 10 वीक जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा के फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। प्लेसेंटा के फंक्शन करवाने के लिए 8 से 10 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर ऐसा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा के फंक्शनिंग के लिए 8 से 10 वीक के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि लॉन्ग वीडियो बने आपके लिए, पूरे एक वीडियो के अंदर एक पेज खत्म हो जाए इसका। टाइम भी लगता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समझानी पड़ती है। HCG हार्मोन इज मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी और परफॉर्मिंग द प्लेसेंटल फंक्शन। याद रखिएगा, HCG हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ तक, यानी पहले 3 महीने तक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तो आपका HCG करता है, परफॉर्मिंग करता है प्लेसेंटल हार्मोन। और आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पहले 3 महीने तक प्लेसेंटल फंक्शन को परफॉर्म करवाता है, तो 3 मंथ के अंदर कौन सा, HCG हार्मोन। और टिल प्लेसेंटल मैच्योरेशन, जब तक प्लेसेंटा मैच्योर नहीं होती उसके फंक्शन सारे कौन करेगा, HCG हार्मोन करेगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ जो कि प्लेसेंटा अगर मैच्योर नहीं हुई है तो तब तक उसके फंक्शन कौन करेगा, तो HCG हार्मोन करेगा। और 3 महीने तक कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के फंक्शन को परफॉर्म कराएगा, तो HCG कराएगा। 3 महीने तक प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा, साथ में प्लेसेंटल फंक्शन कौन करेगा, तो HCG करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हेन द फिटस डाई एंड रिटर्न इन द यूट्रस इज कोल्ड। आपका फिटस है वो मर जाता है, डाइड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है आपके गर्भाशय के अंदर या आपके यूट्रस के अंदर, और उसी के अंदर रुक जाता है, उसी के अंदर रहता है, रिटेंड हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन बोला जाता है इसको। कौन सा अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, तो जो डाई हो जाता है फिटस और रिटेन रहता है यूट्रस के अंदर, इसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहेंगे। नेक्स्ट, एन अबॉर्शन दैट कैन नॉट बी हेल्टेड और देर इज ए नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी इज कॉल्ड इनवेटेबल अबॉर्शन। इनवेटेबल अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि अबॉर्शन जो है कैन नॉट बी हेल्टेड और देर इज ए नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी। आपका जो फिटस है या आपकी प्रेगनेंसी है जिसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अब आगे, और उसको क्या करना है, अबॉर्शन करना है, कैन नॉट बी हेल्टेड, देन उसको हम क्या बोलेंगे, इनवेटेबल अबॉर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज नोन एज। आपके फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन, जब रोपण रोपण बोलते हैं इम्प्लांटेशन को, रोपण हो जाता है यूटेराइन कैविटी के बाहर की साइड में या आउटसाइड ऑफ द यूटेराइन कैविटी। वैसे तो आपका नॉर्मली कहाँ होना चाहिए, इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी में होना चाहिए, लेकिन इस कैविटी के बाहर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यूटेराइन कैविटी के बाहर क्या होना, इम्प्लांटेशन होना। ठीक है, अगले वीडियो सॉरी अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, इसको समझना इस लाइन को। ओवम आउटसाइड द यूट्रस मेन फेलोपियन ट्यूब, हमेशा फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। 90 से 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है फेलोपियन ट्यूब में होती है।
अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट इन विच 78% एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड 12% स्टेमस पार्ट। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो आउटसाइड प्रेगनेंसी होती है फेलोपियन ट्यूब में होती है 90 से 95%, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है फेलोपियन ट्यूबल प्रेगनेंसी इसको बोला जाता है। ये 78% तो आपकी किस में होगी, एम्पुला वाले पार्ट में होगी, और 12% स्टेमस में। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है एम्पुला वाले पार्ट में कितने परसेंट होती है, तो 78% होती है, और स्टेमस में कितनी होती है, स्टेमस वाले में तो 12% होती है। चीज़ें लिख लें आप। और सबसे ज़्यादा आउटसाइड यूट्राइज जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी होती है 90-95% जो होती है देखने को मिलती है इम्प्लांटेशन के दौरान। नेक्स्ट प्राइमरी पीपीएच। अब आता है प्राइमरी पीपीएच, आता है पोस्टपार्टम हेमरेज। प्राथमिक पोस्टपार्टम हेमरेज जो आता है प्राइमरी, उसमें ऑल्सो कोड अर्ली पीपीएच, उसको अर्ली पीपीएच यानी अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी बोला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि ब्लड लॉस ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के या प्रसव के 24 घंटे के बाद तक, प्रेगनेंसी के बाद 24 घंटे तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। और कौन सा बोलेंगे, तो अर्ली यानी पहले 24 घंटे तक तो पहले वाला आएगा, ठीक है, और उसको हम प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में देखिएगा प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा। प्राइमरी पीपीएच हो रहा है तो इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है एटोनिक यूट्रस, लॉस ऑफ यूटेराइन टोन। यूट्रस की टोन जो होती है वो लॉस हो जाती है, या उसे हम बोलते हैं एटोनिक, यानी ए का मतलब अब्सेंट और टोनिक का मतलब टोन, यानी लॉस ऑफ यूटेराइन टोन इज कोज्ड बाय द ओवर डिस्टेंशन। सबसे ज्यादा, ओवर का मतलब अत्यधिक, डिस्टेंशन अगर फूल जाता है, फैल जाता है, तो क्या होगा, उसकी टोन जो होगी लॉस हो जाएगी, और उस एटोनिक यूट्रस की वजह से आपकी जो है 24 आवर तक ब्लीडिंग होगी डिलीवरी के बाद में, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच यानी प्राथमिक पोस्टपार्टम हेमरेज उसको बोलेंगे, जिसका मुख्य कारण होगा एटोनिक यूट्रस लॉस ऑफ यूट्राइन टोन। क्यों होती है यूट्राइन टोन का लॉसमेंट, तो ओवर डिस्टेंशन की वजह से। सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो लेट पीपीएच भी इसको बोला जाता है, यानी लेट पोस्टपार्टम हेमरेज अकर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर के बाद जो ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच या लेट पीपीएच। वो क्या था, अर्ली पीपीएच था जो 24 आवर पहले हो रहा था, और कब हो रहा था, प्रसव के बाद 24 आवर तक हो रहा था। ये 24 आवर के बाद भी अगर कंटिन्यू है तो सेकेंडरी पीपीएच में जाएगा। सेकेंडरी पीपीएच का मेन कोज क्या होता है, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। अगर प्लेसेंटा का फ्रेगमेंट जो है रिटेन रह जाता है यूट्रस के अंदर तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, और इस कंटिन्यू ब्लीडिंग को 24 आवर बाद भी देखने को मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। नेक्स्ट द मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल एमनियोट्स डेवलप इनटू, जो मुलेरियन डक्ट होती है फीमेल एमनियोट्स के अंदर, वो किसके अंदर बदल जाती है बाद में, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर। हमेशा आप ध्यान रखना कि फेलोपियन ट्यूब का निर्माण किससे होता है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा किसका निर्माण होता है, फेलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है। नेक्स्ट पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू, वेजाइना का पीएच एसिडिक क्यों होता है। वेजाइना का पीएच बता रहे इसमें योनि मार्ग का जो पीएच होता है वो एसिडिक क्यों होता है, तो डोडरलिन बेसिलाई के द्वारा होता है। एम्स ऋषिकेश जोधपुर 2017 का क्वेश्चन है। डोडरलिन बेसिलाई के द्वारा एसिडिक होती है आपकी वेजाइना, अम्लीय होती है योनि मार्ग, ठीक है, डोडरलिन के द्वारा। और ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए सीएचओ लेवल के एग्जाम में भी आता है एनएचएम के अंदर। डोडरलिन बेसिलाई मोस्ट कॉमन जो है वेजाइना की पीएच को मेंटेन करता है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमेशा मैटरनल फोलेट के द्वारा यानी फोलिक एसिड के द्वारा आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं। जब मदर को फोलिक एसिड दिया जाता है तो वो आपको स्पाइना बाइफिडा से बचाने का काम करता है, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने का काम करता है। फोलिक एसिड विटामिन B9 को बोला जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। वो मैटरनल फोलेट के द्वारा जो है, मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकते हैं आपके फिटस को या आपकी बेबी को। एम्स ऋषिकेश जोधपुर 2017, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट द फिटल हार्ट साउंड इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एक नर्स है जो बेस्ट प्लेस ढूंढ रही है किसके लिए, डिटेक्ट फिटल हार्ट साउंड।
फिटस का हार्ट साउंड सुनने के लिए नर्स जो है अच्छा स्थान ढूंढ रही है पहले ट्राइमेस्टर में, तो वो कहाँ से ढूंढेगी या किस स्थान से वो अच्छे से फिटल का हार्ट साउंड सुन सकती है? तो अबाउ द सिम्पाइसिस प्यूबिस। आपका सिम्पाइसिस प्यूबिस जो होता है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर से जो है नर्स डिटेक्ट कर सकती है फिटल हार्ट साउंड पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी पहले 3 माह के अंदर जो है प्रेगनेंसी के, वो अबव सिम्पाइसिस प्यूबिस से हार्ट साउंड सुन सकती है फिटस का। नेक्स्ट थोड़ा सा और है, भी कर देंगे कंप्लीट इसको। आज लॉन्ग वीडियो है, आपका सभी की डिमांड के ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाया गया है। ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी के अंदर ओबीजी की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ, उसमें मिशन परिचारिका 2.0 का सॉल्यूशन चल रहा है अपने। इसका 8वां वीडियो है, 7 वीडियो में फंडामेंटल नर्सिंग कराई है। तो 7वें वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप देख लें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो खत्म करते हैं इसको जल्दी से, देखिएगा। विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा? अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा? तो आईजीजी। आईजीजी क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है आईजीजी। नेक्स्ट, ए बेसिन शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म ए रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा और ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड पेल्विक ग्रेडिल। आपसे पूछा जाता है कि पेल्विक ग्रिडल किसे बोला जाता है? पेल्विक ग्रिडल किसे बोला जाता है? तो बेसिन शेप, वॉश बेसिन आता है हाथ धोने का, बेसिन शेप की केविटी होती है जो निर्माण करती है एक रिंग का, एक रिंग बनाती है वो बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिबल कॉलम। जो मूवेबल वर्टिब्रा होती है वर्टिबल कॉलम की, उनके बीच में जो रिंग का निर्माण करती है केविटी, वो कौन से शेप की होती है? बेसिन शेप की। और एंड लोअर लिम्ब के बीच में जो बनाती है, इन दोनों के बीच के क्या कहा जाता है? पेल्विक ग्रेडिल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए हार्मोन दैट प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लुटियम इज। ऐसा हार्मोन जो मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और कॉर्पस लुटियम के फंक्शन जो होते हैं उसको सस्टेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी। एचसीजी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसको एचसीजी हार्मोन बोला जाता है, जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, आपके कॉर्पस लुटियम के फंक्शन को सस्टेन करेगा और आपकी मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करेगा। उससे हम क्या कहेंगे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट, इन द फेटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड। फिटल स्कल के अंदर ब्रेगमा कहाँ देखने को मिलेगा? एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। जब तीनों सूचर फ्रंटल, कोरोनल और सेजाइटल, एससीएफ, सेजाइटल, कोरोनल, फ्रंटल सूचर तीनों जहां मिलेंगे, उनका जो जंक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फेटल स्कल की ब्रेगमा बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, तीनों सूचर जहां मिलेंगे वहां पे ब्रेगमा होगा। नेक्स्ट, abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is known as endometriosis। एंडोमेट्रोसिस किसे कहा जाता है? DSSB 2013 हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 2016 का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर, एंडोमेट्रियल जो लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर प्रोलिफरेशन होना एबनॉर्मल, उसे हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? तो प्रोलिफरेशन होना, एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर प्रोलिफरेशन होगा यूट्रस के बाहर तक, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स जो आती है वो कैसे प्रिवेंट करती है बर्थ कंट्रोल को? तो प्रिवेंट करती है ओवुलेशन को, ओवुलेशन को रोक देती है, जिससे क्या होगा? ब्रथ के अंदर क्या होगा? कंट्रोल होगा, ब्रथ जन्म के अंदर गैप मिलेगा, ठीक है। गैप के अंदर हेल्प करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ओवुलेशन को प्रिवेंट करके। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। इंट्रायूटेराइन डिवाइस अगर इंसर्ट करती हैं तो उसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। आप कॉपर टी ये लगवाते हैं तो इसका कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है? पेन हो सकता है। तो आज का सबसे लॉन्ग वीडियो मिला है आपको ओबीजी के अंदर। ऐसे आप सपोर्ट करते रहें, फिर से आपको मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ। आप हमेशा तैयार रहें गूगल नर्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा मिशन परिचारिका बुक सॉल्यूशन के अंदर। मिलते हैं नवे वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।